गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखिए बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होने वाला है 26 और 27 जून को, वीडियो एग्जाम, उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन की। तो उसमें आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे। 3 सेक्शन है आपका। हिंदी का 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे जीके जीएस और करंट और प्लस यूपी स्पेशल है। तो आज के हम इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन हिंदी के देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है ज्यादातर। अब देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्र के संबंध में जो है निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन की कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, क्या पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र, या फिर आपका स्नेहाकांक्षी। तो देखिए, इसमें जो है शुभाशीष, आप जानते हैं कि अभिवादन को क्या कहते हैं, शुभाशीष कहते हैं। जब आप पत्र लेखन पढ़ेंगे तो देखेंगे पत्र कई प्रकार के होते हैं, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, ठीक है। अर्ध सरकारी में देखेंगे जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो उसे हम अर्ध सरकारी कहते हैं। उसी में एक देखिए जिक्र आता है परिपत्र का। जब कोई सरकारी पत्र होता है वो कार्यालय या ज्ञापन जो है एक साथ अनेक प्रतियों में कई कॉपी में जब कई जगह भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछा गया था वीडियो के। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। देखिए, अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने जो है हिंदी साहित्य को मुख्यतः जो है 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा है आपको मैं बता दूं। देखिए, पहला इन्होंने बांटा था जो है, अगर कहा जाए आज जो है हिंदी साहित्य को, तो पहला है आदिकाल। फिर हम दूसरे की चर्चा करेंगे तो दूसरा आएगा भक्तिकाल। तीसरे की चर्चा करेंगे तो रीतिकाल है, और चौथे की चर्चा करेंगे तो आधुनिक काल है। आधुनिक काल है। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम भी दिया है, जैसे आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहते हैं, और भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। और रीति काल को जो है क्या कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल के बाद का। और आधुनिक काल को जो है गद्य काल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इतना चीज हो गया। अब देखिए, अब इसमें कहा गया है कि ये जो आदिकाल है इसको हम जैसे जैसे बता रहे हैं आपको, वैसे वैसे आप चाहें तो कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत के हिसाब से। अगर आता है तो कोई बात नहीं है। राम कुमार वर्मा जो है आदिकाल को क्या बोले हैं, तो कहेंगे चारण काल कहे हैं। आदिकाल नेम किसने दिया है, तो आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी जो है इसको आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये वीरगाथा काल है, हालांकि बाटे तो रामचंद्र शुक्ल ही है। अब देखेंगे आगे जो है आरंभिक काल, इसको किसको बोले हैं, मिश्र बंधु बोले हैं। किसको, आदिकाल को ही। आदिकाल को कई नामों से जाना गया है। एक आपका जो है वीरगाथा काल है, आदिकाल है ही। अगर चारण काल की बात करें तो राम कुमार वर्मा बोले हैं। अगर हम आरंभिक काल की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद बोले हैं। सिद्ध सामंत काल की बात करें तो वो कौन बोले हैं, राहुल सांस्कृत्यायन बोले हैं। और बीज वपन काल जो काफी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये कई बार पूछा जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप जानते रहिए। अब आधुनिक काल में भी देखेंगे तो आधुनिक काल को भी जो है कई कालखंडों में बांटा जाता है। इसका शॉर्टकट होता है जो है BDCPPN। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, BDCPPN में हो जाएगा, बी से भारतेंदु युग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डी से हो जाएगा द्विवेदी युग, सी से हो जाएगा छायावाद युग, पी से प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। नई कविता का नाम अज्ञे ने हालांकि दिया था 1951 में। तो ये हो गए हिंदी साहित्य को कालखंड में बांटने के जो है भाग के रूप में। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शब्द जो है क्या है, किस चीज का एक वचन है। तो देखिए, अगर हम कवि के एक वचन की बात करें, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो देखिए, कवि जो है किसका एक वचन है, तो कहेंगे सर ये आपका जो है किसका है, बताइए, कविगण का है। किसका है, कविगण का है। कविगण का ही जो है क्या है, ये बताइए, एक वचन है। और अगर कविगण लगा देंगे तो कई सारे कवि आ जाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए, इसमें और क्या चीजें हैं। अब इसमें और चीजें ये हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। देखिए, ये स्वर के बारे में पूछा है और समृद्ध के बारे में पूछा है। तो जब आप देखेंगे कि स्वरों का जो वर्ण विभाजन है, तो वर्ण विभाजन में स्वर और व्यंजन आप 2 पार्ट पढ़ते हैं। भाई, वर्ण क्या है, वर्ण जो है स्वर और व्यंजन को मिलकर तो बनता है, ठीक। स्वर में भी बात करेंगे तो स्वर भी कई प्रकार के होते हैं। अब ये चूंकि समृद्ध पूछा है तो देखिए, मुंह के खोलने के आधार पे देखेंगे तो इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में, जिसे हम मुख विवर भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, तो कहेंगे एक आता है समृद्ध, अर्ध समृद्ध, फिर विवृत, फिर अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। अब देखिए, विवृत मतलब होता है पूरा खुला हुआ। जब आपका मुंह क्या हो, पूरा खुल जाए, तो किस जो है वर्ण में आता है, तो ये आ में आता है। देखिए, आ एक ऐसा स्वर है जिसमें मुंह आपका पूरा क्या हो जाता है, खुल जाता है। दांत के डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आ ही बुलवाता है वो, ठीक है। मतलब फुल्ली ओपन हो मुंह, तो उसे विवृत कहते हैं। अर्धविवृत का मतलब होता है आधा मुंह खुला हो। तो देखिए, और अर्धविवृत में क्या होगा, हाफ ओपन में इसमें कौन कौन से आएंगे, तो कहेंगे सर अ। देखिए, अ का उच्चारण करेंगे तभी आपका मुंह क्या होगा, आधा खुला रहेगा।
अय है, ओ है और ये आ है। ठीक, अब देखिए बात आती है संवृत्त की। संवृत्त में क्या है, पूरा मुंह बंद रहता है, संवृत्त में क्लोज रहता है पूरा, तो इसमें छोटी ई रहेगी, बड़ी ई रहेगी, छोटा ऊ रहेगा और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत्त में क्या होगा, तो अर्ध संवृत्त में हो जाएगा छोटा ए और ओ हो जाएगा। ये चार पार्ट में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था इसको, जो है मुंह या मुख विवर खोलने के आधार पे। तो चूंकि पूछा है कि कौन सा संवृत्त है, अब देखिए संवृत्त में ई बड़ी ऊ और ऊ आएगा, तो इसमें यही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी आप इसमें मिला लीजिएगा। ठीक, देखिए बोला है कि सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो जब सन्यासी की शुद्ध वर्तनी की बात आएगी तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो है आपको शब्द चुनना है। एक आप चुने थे, दोबारा जो है दूसरा वाला भी देखिए इसमें क्वेश्चन वर्तनी से है। अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सीधे सीधे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है। देखिए सावधान का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है कि सावधान का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद सधन अवधान। क्या हो जाएगा, सधन अवधान। अब देखिए इसमें क्या होगा, स क्या है, यहाँ पे देखिए अ है इसमें स्वर, और यहाँ पे भी क्या है, अ है, तो यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी है, तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है, तो कहेंगे सर ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए अगला दिया है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दिगंबर के सही संधि विच्छेद की बात करें तो इसमें हमारा हालांकि ऑप्शन तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है दिक धन अंबर, लेकिन ये कैसे हुआ आइए बताते हैं आपको। देखिए हाँ, अब सही है। देखिए दिक धन अंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप व्यंजन संधि का जो है नियम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से सीधे सीधे दिया है कि जब भी क च त त और प, आपको याद होगा जब मैंने स्पर्शी व्यंजन पढ़ाया था तो उसमें ये जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, 5, ये 5 जो है जो 25 टोटल स्पर्शी व्यंजन है उनके जो शुरुआत वाले अक्षर है, देखिए क च ट त प, मैंने बताया था कि उसका जो है यूज आएगा संधि में। तो जब भी आप संधि विच्छेद तोड़ेंगे, अब इसका संधि विच्छेद क्या है, दिक धन अंबर है, लेकिन कैसे हुआ है, तो देखिए जब भी क च ट त प के बाद या तो स्वर आए, यहाँ पे देखिए स्वर आया भी है, यहाँ पे स्वर आया है, और यहाँ पे क है, ये व्यंजन। अब देखिए क च ट त प के बाद जब कोई स्वर आए या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण का मतलब गजड़दब, ग ज ड़ त प, ये आए, या फिर चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण में क्या, घ झ ठ ध और भ, ये आए, या फिर अंतस्थ आए, अंतस्थ में कौन, य र ल और व। कहने का मतलब कचड़दब के बाद क च ट त प के बाद या तो स्वर आए, या तो तीसरा वर्ण आए जैसे गजड़दब है, या फिर चौथा आए, या फिर अंतस्थ यर लव आए, तो उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि वह वर्ण, वह व्यंजन अपने ही क्या वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जैसे ये क वर्ग में है तो क वर्ग में क्या आ जाएगा, देखिए क ख ग घ अंग आता है, तो ये जो भी आता है वह उसी का क्या हो जाएगा, तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिक धन अंबर, तो क क्या हो गया, ग में कन्वर्ट हो गया तो दिगंबर हो गया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके और भी उदाहरण है जैसे व्यंजन संधि में, जैसे आपका देखिए दिग्गज है, दिक धन ग, ठीक, उसके बाद आपका जो है अजंत है जिसमें अच धन अंत है, तो च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो सटानन है, सटानन में देखेंगे सट धन आनन है, तो उसमें ट ड में बदल जाता है। ऐसे कई सारे नियम है। उद्योग है जिसमें त द में बदल जाता है, सुबंत है जिसमें सुप और अंत को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो प ब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कई उदाहरण है इसमें जो है व्यंजन संधि में। अब देखिए यहाँ पे जिक्र आया है रातों रात में कौन सा समास है, तो लोग क्या करते हैं कि अमूमन मार देते हैं द्वंद, जबकि ये द्वंद क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये सीधे सीधे अव्ययी भाव होगा। क्यों होगा, जब देखिए द्वंद में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद में। लेकिन अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में पहला जो पद होता है वो या तो अव्यय होता है या तो उपसर्ग होता है। क्या होता है, अव्यय हो चाहे उपसर्ग हो। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है रातों रात जो है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रात ही रात। क्या लिख सकते हैं, रात ही रात, माने रात को 2 बार। जब कोई एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो और मतलब दोनों अलग अलग ना हो, एक ही हो, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ठीक है, सामो शाम, तो ये आपका अव्ययी भाव आएगा। लेकिन जब होगा रात दिन, ठीक है, जन्म मृत्यु सुख दुख, तो ये सब किस में आ जाएंगे, तब द्वंद में आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए मैं और भी आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे देखेंगे आप तत्पुरुष की बात की जाए तो तत्पुरुष में होता क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, आपको मालूम है। ठीक है, इसमें कई प्रकार भी बनते हैं। कारक में पहला और अंतिम छोड़ करके संबोधन वाला, जैसे राजकुमार हो गया, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ हो गया, रचनाकार हो गया,
प्रयोगशाला हो गया, डाकगाड़ी हो गया, परीक्षा भवन हो गया, हथकड़ी हो गया, हाथ के लिए कड़ी, गौशाला, गौ के लिए या गाय के लिए शाला। तो ये सब किस में आ जाएंगे? तत्पुरुष में आ जाएंगे। द्वंद्व में अगर चर्चा करेंगे तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको पता, मैंने पहले ही बताया। जैसे नदी नाले हो गए, पाप पुण्य हो गया, सुख दुख, आगे पीछे, दिन रात, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी द्वंद्व में। बस ये होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अव्ययी भाव की चर्चा करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि पहला पद क्या होता है आपका? अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। तो अव्ययी भाव के उदाहरण की करेंगे तो पूर्व पद प्रधान होता है, तो प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, हाँ जो है हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया। कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में क्या होगा? सीधे सीधे देखेंगे, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे चरण कमल हो गया, चंद्रमुख हो गया, महादेव हो गया, अधमरा हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और भी दिगु है, दिगु समास में देखेंगे जो है संख्यावाची खास करके लिया, जैसे त्रिलोक हो गया, चौराहा हो गया, पंचमढ़ी हो गया, सप्ताह हो गया, है कि नहीं। बहुब्रीहि में अन्य पद ही जहां प्रधान होते हैं, लंबोदर, रसानन, प्रधानमंत्री, पंकज, चक्रपाणी, ये सब आ जाते हैं उसमें, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर दिया है कि सत्सई किस समास का उदाहरण है। अब देखिए अगर सत्सई की बात करें तो अगर सत्सई के शाब्दिक अर्थ की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका होगा 700 दोहों का क्या समूह। तो 700 दोहों का समूह है तो यह किसमें आ जाएगा? क्योंकि संख्या है दिया सीधे सीधे, तो ये दिगु हमारा हो जाएगा, क्योंकि पहला पद इसमें क्या है? संख्यावाची आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धुआंधार। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रज्ञ में उपसर्ग है। अब देखिए प्रज्ञ में उपसर्ग की बात किया है तो प्रज्ञ में बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? परा होगा कि प्र होगा कि प्रा होगा कि परी होगा? बताइए। तो इसमें सीधे सीधे प्र उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या है? शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, ठीक है। अब प्र उपसर्ग की बात करें तो प्र से जैसे प्रकाश बन जाता है, प्रख्यात बन जाता है, प्रचार बन जाता है कि नहीं, प्रबल बन जाता है, तो कई सारी चीजें हैं इसमें। प्रबल है, प्रकाश है कि नहीं। उसके बाद आपका प्रयोग भी तो है, कहेंगे हाँ सर प्रयोग भी है। उसके बाद और क्या हो सकता है? प्रसार हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्रयास है, ठीक। और क्या हो सकता है? प्रबल, मैंने पहले ही बताया, प्रख्यात हो सकता है। तो कई चीजें इसमें प्र से क्या होगा? आपके उपसर्ग से बनेंगे। अब दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए प्रश्न में क्या नहीं हुआ है? प्रतिष्ठा में, संस्कार में या फिर अधिकार में। तो देखिए प्रतिष्ठा की बात करें तो उसमें सीधे सीधे हुआ है प्रति उपसर्ग का प्रयोग, प्रति धन स्था। संस्कार की बात करूं तो ये भी आपको पता होगा, सम धन कार, इसमें भी देखिए सम का प्रयोग हुआ है। अधिकार की बात करें तो अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधि धन कार। लेकिन प्रश्न में जो है नहीं हुआ है, इसलिए हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ पे प्रत्यय का जिक्र है, इससे पहले उपसर्ग से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, तो पूछा है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा? क्या बै बैठक लगा है, या फिर बैठ लगा है, या फिर क लगा है, या फिर अक लगा है? तो यहाँ पे सीधे सीधे देखेंगे तो यहाँ पे क प्रत्यय लगा है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे सीधे सीधे तो ये बैठ हो जाएगा और फिर इसमें क, ये क जो है प्रत्यय क्या है? जुड़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो है अगर आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और आपके जो है कृत। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्रिया क्या है? बैठना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीधे सीधे कृत प्रत्यय हो जाएगा अगर आपसे कोई पूछे। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से जो है शब्दों में तत्सम शब्द पूछा है। देखिए तत्सम तद्भव की बात यहाँ पे आ गई है, तो पूछा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। बाकी तद्भव होंगे लेकिन इसमें तत्सम कौन सा है? तो देखिए अगर हम तत्सम की बात करें तो सीधे सीधे अग्नि हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो आग हो जाएगा सीधे सीधे। तपसी, अब तपसी का देखेंगे तो ये चूंकि तद्भव है, अगर इसके तत्सम की बात करेंगे तो तपस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपस्वी। और यहाँ पे देखिए जत्था दिया है, अगर जत्था के तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए? तो जत्था का हो जाएगा यूथ। और थोड़ा है, थोड़ा को क्या लिख सकते हैं? स्तोक लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तद्भव दिया था, मैंने उसका तत्सम लिख दिया। और ये अग्नि क्या है? अपने आप में खुद तत्सम शब्द था, तो तत्सम का तत्सम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसका मतलब क्या है? कि तत्सम है, तो इसमें तत्सम आपको खोजना है। दांत है, आंख है, अक्षर है, अधर है और कान है, इसमें से तद्भव नहीं है, अर्थात तत्सम आपको खोजना है। तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि इसमें अधर जो है यही क्या है? तत्सम हो जाएगा, क्योंकि दांत का देखेंगे तो दांत तो तद्भव है, इसका अगर तत्सम की बात करें तो दंत हो जाएगा, ठीक। अगर आंख की बात करें तो आंख का तत्सम बताइए, अगर याद हो, अक्षी होगा। कान की बात करें तो कान को क्या बोलते हैं बताइए तत्सम में? तो कर्ण। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो डायरेक्ट जो है संस्कृत से हिंदी में चले आए हैं। घोड़ा का देखिए पूछा है, घोड़ा का पर्यायवाची बहुत ज्यादा जो है पूछता है आपसे, तो जैसे अश्व हो गया, घोटक हो गया, ये सब क्या है? ये सब तो इसके पर्यायवाची हैं घोड़ा के, ठीक। लेकिन ये जो घोटक है यही क्या है? तत्सम रूप है, क्योंकि तद्भव तो घोड़ा हो जाएगा, तो घोटक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो घट है, घट तो घड़े का पर्यायवाची होता है, घड़ा का
पर्यायवाची हो जाएगा। और अश्व और घोटक ये क्या भी है, ये घोड़े का क्या हो जाएंगे, ये भी पर्यायवाची है। तो तत्सम के साथ साथ पर्यायवाची भी जान गए। है भी होता है, घोटक भी होता है, इसका तुरंग भी होता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तद्भव शब्द का चयन करिए कि इसमें से तद्भव कौन सा है। क्या सुर तद्भव है, गति है, निडर है या फिर कमल, बाकी तत्सम होंगे। तो देखिए अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे निडर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर हम इसके तत्सम की बात करें तो निडर का हो जाएगा निर्भय। क्या हो जाएगा, निर्भय। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे देखिए चुनना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के भेद आपको मैंने बताया था, शायद नहीं जानते होंगे। तो 5 प्रकार के होते हैं, जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो या किसी विशेष स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चूंकि मोहन का यहाँ पे नाम आया है तो मोहन ही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा सीधे सीधे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए तेजाब में यहाँ सीधे सीधे संज्ञा पूछा है। क्या तेजाब में भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। देखिए जब किसी भाव का बोध हो तो वहां पे भाववाचक संज्ञा, द्रव्य का है या तरल पदार्थ का बोध हो तो वहां द्रव्यवाचक, और व्यक्ति का बताया मैंने अभी तो व्यक्तिवाचक। किसी समूह ग्रुप का अगर बोध हो तो वहां पे समूहवाचक। लेकिन चूंकि तेजाब क्या है बताइए, तो तेजाब एक द्रव है, एक लिक्विड है, तो हमारा द्रववाचक संज्ञा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में दिया है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है, मध्यम, अन्य या फिर सभी गलत है। देखिए अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है क्या बताइए, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मैं, हम, तुम, मुझे, मुझको, हमारा, ये सब आ जाएंगे। अगर हम मध्यम पुरुष की चर्चा करेंगे तो मध्यम में तुम आ जाएगा, तुम, तुमको, या फिर आप, मुझे, ये सब आ जाएगा। अन्य में क्या आ जाएगा, वह, वे दोनों, वे सब, इसे, इसको, उसे, उसको, ये सब आ जाएंगे, है कि नहीं। तो श्रोता, अब जैसे वक्ता मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं बताइए, मैं तो उत्तम पुरुष हुआ ना, और आप सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वीडियो एग्जाम के बारे में बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुष में चला जाएगा। ठीक। आई होप आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे जो है आपके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। तो देखिए प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला जो है शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए विशेषण और विशेष की चर्चा हुई है तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा जो है 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विधेय विशेषण। देखिए होता क्या है कि विशेषण विशेष, विशेषण संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति का नाम बताए, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो, और विशेषण क्या होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो घोड़े की विशेषता क्या है, काला है। तो काला क्या है बताइए, काला क्या है, विशेषण है। लेकिन किसकी विशेषता बताए, घोड़ा का, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक। आगे चलिए, और यहां पे चूंकि प्रताप सिंह का घोड़ा है तो यहां विधेय विशेषण हो जाएगा। आगे दिया है सीमांत पकौड़े खा रहा है, इसमें क्रिया का भेद बताना है कि सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक है। ठीक है। तो देखिए क्रियाएं 2 प्रकार की मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं इसमें, सकर्मक और अकर्मक। देखिए सकर्मक में होता है कि जब कोई कर्ता, कोई व्यक्ति काम करता है और उसमें कर्म मौजूद हो, अर्थात कर्ता के फल का प्रभाव जो है किस पे पड़े, कर्म पे पड़े। जैसे आप क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपके खाने का प्रभाव आइसक्रीम पे पड़ रहा है। आप दाना खा रहे हैं तो आपके खाने का प्रभाव किस पे, दाने पे पड़ रहा है। आप रोटी चबा रहे हैं तो आपके खाने का प्रभाव किस पे, रोटी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक, कर्म साथ में है। लेकिन अकर्मक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कर्म न हो। जैसे आप सो रहे हैं, राम सो रहा है, राम क्या हो रहा है, सो रहा है, राम जो है क्या कर रहा है, जाग रहा है, राम दौड़ रहा है। तो जिसपे जो है क्रिया का जो है परिणाम सीधे स्वयं कर्ता पे पड़े, वहां पे क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। या फिर उसमें जिसमें कर्म न हो सीधे सीधे, तो ये पकौड़े खा रहा है तो इसके खाने का प्रभाव पकौड़े पर रहा है, कर्म के यहाँ पे क्या है, पकौड़ा हो गया। तो यहाँ पे देख रहा है सकर्मक क्रिया हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भला मैं क्या करूं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, भला मैं क्या करूं। इस वाक्य में भला शब्द क्या है। देखिए आपसे पूछा भला क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है। तो देखिए यहाँ पे भला शब्द जो है सीधे सीधे अव्यय हो जाएगा। अव्यय जिसका व्यय ना हो, जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई प्रभाव ना पड़े, तो क्या हो जाएगा वहां पे अव्यय हो जाएगा। जैसे ये भला शब्द में भली नहीं हो सकता, भलो नहीं हो सकता, मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते लिंग वचन कारक के अनुसार। तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। दिया है निम्न में से अव्यय है, अव्यय पूछा है तो सीधे सीधे आप और देख के लगा सकते हैं कि और जो है क्या है, अव्यय है। ठीक। इसे समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये 2 वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग में लाया जाता है, तो सीधे सीधे इसको हम कर सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची है। देखिए अरण्य खास करके जो है आपके जंगल के लिए जो है उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। तो सीधे सीधे देखिए कानन है, कानन हमको दिख गया, तो कानन भी तो क्या है, उसका पर्यायवाची है। लेकिन पूछा है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यहाँ पे शायद क्योंकि यहाँ पे दो दिख रहे हैं इसमें, एक सेकंड रुकिए, आधा दिख रहा है आधा नहीं, अब आया, नहीं दिया है, क्या है, नहीं दिया है। वही मैं भी कहूँ कि इसमें दो ठो कहां से दिख रहा है, ऑप्शन गलत है क्या। देखिए तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अब देखिए इसमें कानन है, ठीक है, विपिन है, और क्या है, और आपका कांतार है, लेकिन सुरभोग नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सुरभोग है वो अमृत का पर्यायवाची है, इसका है, अमृत का है। तो कांतार, विपिन, कानन ये सब आपके किसके हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए विनायक बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं, एकदंत बोलते हैं, गजवदन बोलते हैं, लेकिन धनद नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो धनद हमारा किसका है, ये कुबेर का आपका जो है क्या है, पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अमृत का विलोम है तो अमृत का सीधे सीधे आप विष बोल देंगे, ठीक है। अमी की बात करेंगे तो अमी अमृत का ही क्या है, पर्यायवाची है। और क्या है, आप देखिए अमी है तो ये भी क्या है, हलाहल, ये सब क्या है, ये इसके विलोम है। अमी का विलोम अगर आपसे पूछे कोई तो हलाहल होगा, ठीक है। तो इसी का पर्यायवाची था। आगे क्वेश्चन पे चलिए। तिमिर शब्द का विलोम पूछा है। तिमिर का क्या हो जाएगा बताइए, तिमिर माने अंधेरा होता है, तो तिमिर का सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 28 का पहला ही आंसर आलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलोक, आलोक कहिए चाहे प्रकाश कहिए, ठीक। रंगीन का विलोम पूछे तो सीधे सीधे रंगहीन कह देंगे, रंगहीन का रंगीन हो जाएगा। तो ये रंगीन और रंगहीन आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत थे। जो चाहे करो, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे होगा, बस हमें तंग न करो। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्या हुआ है, रुकना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो हमारा सीधे सीधे यहाँ पे अर्ध विराम का क्या होगा, प्रयोग होगा, अर्ध विराम का, एक बिंदी लगा के उसके नीचे कॉमा टाइप। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका, किस गति से, तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अब देखिए जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द पूछा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिया है अभेद्य, क्या हो जाएगा, अभेद्य, जिसे तोड़ा या भेदा न जा सके। लेकिन दुर्भेद्य का मतलब होगा भेदा तो जा सके लेकिन किससे, कठिनाई से, दुर्भेद्य। तो जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहेंगे, जो कठिनाई से भेदा जा सके, ठीक है। जिसमें जानने की इच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे, सीधे सीधे क्या कहेंगे बताइए, जानने की इच्छा वाले के लिए जिज्ञासु शब्द, ठीक है। आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है बताइए, तो ऑप्शन देखिए नीचे तब ना, एक सेकंड रुकिए। आग में घी डालना, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना, तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। देखिए मुहावरे में सीधे सीधे जो चीज दिया है, जैसे आग में घी डालना, तो ना आग और घी इससे रिलेटेड कोई भी चीजें उसमें नहीं होंगी, कुछ अल्य ही होंगी। जैसे हवन वगैरह हो गया तो ये सब नहीं आएगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, इसका शाब्दिक अर्थ जो है निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। अब देखिए तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है, खतरा उठाना, आगे चढ़ना, पेड़ पर चढ़कर बोलना, चालाकी के जवाब चालाकी से देना। बोलते हैं ना लोग तू डाल डाल में पात पात, मतलब तुमसे भी आगे। इसका क्या हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब अंधे पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या होगा, हानि ही हानि, अयोग्य शासक के कारण कुप्रभाव, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। तो ये हो जाएगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रभाव प्रशासन, ठीक है। एक तो अंधा है, ऊपर से कुत्ता उसको खा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब देखिए 36 नंबर क्या है, इसमें वाक्य से पूछा है। तो आपको पता है कि वाक्य की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वाक्य अगर रचना के आधार पे पूछे तो रचना के आधार पे 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन अर्थ के आधार पे अगर आपसे पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि रचना के आधार पे पूछा है, इसमें कौन सा प्रकार होगा, यद्यपि मोहन धनी है तथापि। अब देखिए तथापि शब्द लगा है और इससे 2 वाक्य जुड़ा हुआ है, तो सरल वाक्य तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तथापि शब्द कहां लगता है, तो कहेंगे सर तथापि शब्द जो है सीधे सीधे मिश्र वाक्य में लगता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य में और भी चीजें तो आती हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, जहां तक,
भले ही, जैसा कि, ये सब लिख लीजिए कॉपी में। कि लगता है, ताकि लगता है, यदि है, जब तक, जहां तक, क्योंकि, ज्यों ही, जहां, जो, ये सब जहां भी आपको शब्द लगे जिससे दो वाक्य जुड़ा रहे, वहां सीधे आंख मूंद के क्या मानेंगे? मिश्र वाक्य मानेंगे। नेक्स्ट क्या है? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब देखिए यही सेम दो देखिए क्वेश्चन आपसे वाक्य से पूछा है, तो ये भी सीधे सीधे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे की शब्द लगा है, मैंने अभी भी बताया कि की, तथापि, जैसा, ताकि, ज्यों, ये सब जहां लगा रहे वहां मिश्र वाक्य होता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, ये गलत हो जाएगा। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, ये भी नहीं होगा शुद्ध। जो मिठाइयां पसंद हो तुम खा लो, ये भी गलत। तो ये हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक। आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है? तो कर्तृ, कर्म, भाव, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। तो चूंकि आम खाया जा रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस जब आप पढ़ते होंगे अंग्रेजी में तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आम को खाया जाता है, जैसे होता है कि राम पत्र लिखता है तो कर्तृवाच्य होगा क्योंकि राम काम कर रहा है। लेकिन उसमें दोबारा पढ़ेंगे कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? बोलिए। वहां पे हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म प्रधान हो जा रहा है, कर्म पहले लिखा जा रहा है। और होगा मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो वहां पे भाववाच्य हो जाएगा। तो चूंकि आम खाया जाता है तो यहाँ पे सीधे सीधे कर्म देखिए प्रधानता है पहले, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। ने किस कारक का चिन्ह है? कारक मैंने आपको बताया कि शब्द परिवर्तन की चार इकाइयां हैं, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है। तो इसमें कारक का जिक्र आता है, तो कारक जो है आपके मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हर कारक का अलग अलग चिन्ह होता है। तो ने जो है पहले ही कारक का चिन्ह होता है, कर्ता कारक का। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो है कर्ता कारक हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब। कर्म का देखेंगे तो को होता है, कर्ण का देखेंगे तो से या के द्वारा, और संप्रदान का देखेंगे तो को या के लिए होता है, अपादान देखेंगे तो अलग, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे। ठीक है। ये सब चीजें जहां पे अलगाव हो वहां पे अपादान। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए दिया है छत से ईंट गिरी, और इसमें कारक पूछा छत से ईंट गिरी। यहाँ पे देखिए अलगाव का भाव है तो सीधे से क्या मार देंगे? अपादान मार देंगे, आपको सोचना ही नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, आज्ञा, पत्र। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको सिंपल ना समझ, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, तो आसानी से पहचान लेंगे कि पुल्लिंग है। सीता, गीता, मीता, ये सब पर भी पहचान लेंगे कि स्त्रीलिंग है। अब देखिए रचना, पुल्लिंग आपको खोजना है। रचना की जाती है या किया जाता है? तो बताइए। प्रार्थना की जाती है या किया जाता है? आज्ञा ली जाती है या लिया जाता है? पत्र लिखा जाता है कि लिखी जाती है? अब खुद आप सोचिए कि इसमें क्या होगा सीधे सीधे। तो यहां पे सीधे से लिखेंगे कि पत्र लिखी नहीं जाती, लिखा जाता है। तो इसी से हम पकड़ लेंगे कि ये क्या है? पुल्लिंग है। जबकि रचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आज्ञा ली जाती है, लिया जाता नहीं, ली जाती है। ठीक है। देखिए दिया है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है उनका लिंग क्या होता है? देखिए हट जहां पे लगा रहता है वो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है। मैंने ये जो है लिंग वाला वीडियो आप देखेंगे हिंदी ग्रामर में तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। भाई अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इनमें से प्रयुक्त वाक्य में काल बताना है। तो देखिए जानते हैं काल के आधार पे जो है आपके 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य। तो चूंकि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, माने कार्य क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो क्या ये अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, या फिर पूर्ण वर्तमान काल है? तो आपको मैंने अभी भी बताया कि ये वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का है, क्योंकि काम समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से थकावट दूर हो चुकी है। आगे है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा क्या है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर परिमाण? तो ये गुण को दर्शाता है। मीठापन किसको दर्शाता है? अमरूद के गुण को दिखाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है प्रागैतिहासिक, 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 प्रागैतिहासिक। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक होता है। क्या होता है? प्रागैतिहासिक होता है। ठीक है। दिया है नेक्स्ट जो है आपके कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल आपसे पूछा है। इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखे। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल पूछा है, तो सीधे सीधे इसका काल की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना गया है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? देखिए अपभ्रंश के लिए किसने जो है पुरानी हिंदी का प्रयोग किया? तो राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने। और इन्होंने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। ठीक है। क्योंकि देखेंगे तो स्वयंभू को ही जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक। तो ये चीजें राम कुमार वर्मा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए।
देखिए 2 क्वेश्चन आपके अनुवाद से दिया है इसमें, इंग्लिश ट्रांसलेशन से। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? देखिए पृष्ठांकन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, जैसे आपके संविधान में संशोधन हो गया। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन माने होता है प्रतिरूप। जैसे आप देखते हैं मार्केट में या फिर पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पे जो कॉपी या बुक आता है तो वो टीचर के लिए अलग से आता है, वो बेचने के लिए अलाउ नहीं होता है। सैंपल वगैरह जो कह सकते हैं, डॉक्टर जैसे MR वगैरह देते हैं सैंपल, तो स्पेसिमेन हो जाएगा। अमेंडमेंट माने होता है संशोधन, ठीक है। और वेरिफिकेशन माने होता है सत्यापन, और ये इंडोर्समेंट, इसका मतलब ही होता है पृष्ठांकन। तो 3 चीज का मतलब हमको पता है, तो चौथा आसानी से छांट लेंगे। यह एजेंडा इज सेंट हियर विथ, इसका हिंदी अनुवाद तो यहां पे हो जाएगा, जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, इज सेंट हेयर विथ, इसके साथ भेजी जा रही है, ठीक है, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। तो ये थे हिंदी के 50 क्वेश्चन डिटेलिंग के साथ। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई अगर आपका अमूल्य सुझाव हो तो हमको जरूर बताइएगा, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए